हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन जो था उसे डिस्कवर किया था विलियम हार्वी ने। हेल्थ क्या होता है? ये स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है, इसे हेल्थ कहते हैं। जब पर्सन हेल्दी होता है ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लॉन्जेविटी मतलब उसकी एज भी इंक्रीज होती है, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, तो मदर और चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, तो जब फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी क्या होते हैं, एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, उसे हम डिजीज कहते हैं। दो तरह की डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो ट्रांसमिट हो सकती है वन पर्सन टू अनदर, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। इन्फेक्शियस डिजीज की एग्जांपल है एड्स और नॉन इन्फेक्शियस की एग्जांपल है कैंसर। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज, अगर ज्यादा यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल करोगे तो वो भी अफेक्ट करता है हेल्थ को। नेक्स्ट है कॉमन डिजीजेस इन मैन। ए वाइड रेंज ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉज करते हैं डिजीज इन मैन, और वो बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोवन, हेलमिंथीज को। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन ना हार्म करता है होस्ट को बाय लिविंग इन देम, और बॉडी में एंटर करता है बाय वेरियस मीन, जैसे एयर से एंटर कर सकता है, वाटर से एंटर कर सकता है, मल्टीप्लाई करता है, इंटरफेयर करता है नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, और रिजल्ट करता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज टू द होस्ट। और ये जो पैथोजन होते हैं ना, अडॉप्ट करते हैं लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। टाइफॉइड, ये पैथोजेनिक बैक्टीरियम से होता है, सैल्मोनेला टाइफी से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम, तो जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है उससे इंटेस्टाइन में एंटर होता है और माइग्रेट करता है बाकी ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड। सिम्टम्स क्या आते हैं? सबसे पहले हाई फीवर आता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक और लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, तो इंटेस्टाइन में होल आ सकते हैं और सिवियर केस में डेथ भी हो सकती है, एंड इट इज कंफर्म, तो इसे कंफर्म कर सकते हैं विडाल टेस्ट से। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। ये पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से हो सकता है या हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से हो सकता है। इट इन्फेक्ट लंग एल्वियोलाई, तो लंग्स में एल्वियोलाई होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसे ये इन्फेक्ट करता है। जो एल्वियोलाई है वो फिल हो जाते हैं फ्लूइड से, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसॉल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना वो नॉर्मली क्या करता है, ड्रॉपलेट और एरोसॉल स्नीजिंग से वो क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, फीवर, चिल्स, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सिवियर केस में लिप्स और जो फिंगर नेल है वो टर्न हो जाते हैं ग्रे टू ब्लूइश कलर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरल डिजीज की। इसमें कॉमन कोल्ड की बात करेंगे। इसका पैथोजन होता है राइनोवायरसिस, और ये इन्फेक्ट करता है नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज। कफ और स्नीज जब इन्फेक्टेड पर्सन करता है तो उससे ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू एयर, और ये ट्रांसमिट हो सकता है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से। सिम्टम्स है नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज हो सकता है, सोअर थ्रोट, कफ, हॉर्सीनेस, हॉर्सीनेस मीन्स कि बात करने में डिफिकल्टी होती है, हेडेक, टायर्डनेस, और ये लास्ट करता है 3 से 7 डेज तक। नेक्स्ट है प्रोटोजोवन डिजीज। इसमें हम मलेरिया की बात करेंगे। इसका पैथोजन ना डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम हो सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेलिसीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फेलिसीपेरम है ना, ये सबसे ज्यादा सीरियस होता है और ये फेटल भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। सिम्टम्स की बात करेंगे। जो हीमोजॉइन होता है ये एक टॉक्सिन होता है, रिलीज करता है प्लाज्मोडियम, और इसकी वजह से क्या होता है, हर 3-4 डेज के बाद क्या होता है, चिल्स और हाई फीवर आते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो।
पैरासाइट इनिशियली ना मल्टीप्लाई करता है लीवर के सेल्स में, उसके बाद वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स, रिजल्ट इन देयर रप्चर। और जैसे आरबीसी रप्चर होते हैं ना, वो रिलीज करते हैं टॉक्सिन जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। इसकी वजह से चिल्स और फीवर आते हैं एवरी 3-4 डेज। साथ में क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज आती है, गैमेटोसाइट्स बनते हैं। किसमें बनते हैं? आरबीसी ऑफ ह्यूमन। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो बाइट करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन को। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पैरासाइट एंटर करता है मॉस्किटो बॉडी एज गैमेटोसाइट्स। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है मॉस्किटो के गट में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट्स। उसके बाद जो स्पोरोजॉइट्स है ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्टोर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में। और जब मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन को बाइट करता है तो उसमें स्पोरोजॉइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो मलेरियल पैरासाइट है इसमें 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, और दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं इसका लाइफ साइकिल। नेक्स्ट डिजीज है एमीबियासिस और एमीबिक डिसेंट्री। इसका जो पैथोजन होता है वो प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है एंड अमीबा हिस्टोलिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, हाउस फ्लाई इसे ट्रांसमिट करती है, इसे हम मैकेनिकल कैरियर भी कहते हैं। ये ट्रांसमिट करता है पैरासाइट को फीकल मैटर से फूड एंड वाटर, तो फूड और वाटर को ये कंटेमिनेट करता है। सिम्टम्स इसके क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमेन में पेन और क्रैम्प हो सकता है, स्टूल में एक्सेस म्यूकस या ब्लड क्लॉट भी आ सकता है। नेक्स्ट है हेलीमेंथ डिजीज। इसमें हम बात करेंगे एस्केराइसिस। इसका पैथोजन है एस्केरिस। ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, सॉइल वाटर वेजिटेबल फ्रूट्स जब कंटेमिनेट हो जाते हैं विथ फीकस कंटेनिंग एग ऑफ पैरासाइट, तो फीकस में ना एग ऑफ पैरासाइट हो सकता है क्योंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और ये कंटेमिनेट कर सकते हैं सॉइल वाटर वेजिटेबल और फ्रूट को। सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर, एनीमिया और ब्लॉकेज हो सकता है इंटेस्टाइनल पैसेज का। नेक्स्ट हेलीमेंथ डिजीज है एलिफेंटियासिस और फिलाराइसिस। इसका पैथोजन एक फिलेरियल वर्म है जिसे हम वुचरेरिया कहते हैं। 2 टाइप के हो सकते हैं, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, तो फीमेल मॉस्किटो क्या करता है, इसे कैरी करता है, तो इसे हम वेक्टर कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, इट लिव्स इन लिम्फेटिक वेसल, तो लिम्फेटिक वेसल में रहता है, यूजुअली लोअर लिम्फ में रहता है, और ये कॉज करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, तो ऑर्गन में काफी सालों तक ये रहता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। लिम्फ और जेनिटल ऑर्गन जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं और इनका साइज बड़ा हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगल डिजीज की। इसमें हम बात करेंगे रिंग वॉर्म की। इसका पैथोजन होता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन। दे थ्राइव इन स्किन फोल्ड, तो ये ग्रो करते हैं स्किन फोल्ड, जैसे ग्रॉइन में जहां पे लेग्स जॉइन करते हैं उस रीजन को ग्रॉइन कहते हैं। बिटवीन द टोज दे आर प्रेजेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, या तो सॉइल से होते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन का टॉल क्लोथ या कॉम यूज करने से हो सकता है। हीट और मॉइस्चर में ये जो फंगाई है वो ग्रो करती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्राई एंड स्केली लीजन्स, मींस स्केली पैचेस आते हैं, स्किन में आ सकते हैं पैचेस, नेल्स में, स्कैल्प होता है हेड एरिया, और इंटेंस इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसके लिए सबसे पहले पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है, बॉडी को क्लीन रखना है और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फूड खाना है। पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन करना है, इसमें प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट और एक्सक्रीटा का, एक्सक्रीटा ह्यूमन वेस्ट का। पीरियोडिक क्लीनिंग होना चाहिए और डिसइंफेक्शन होना चाहिए वाटर रिजर्वायर, पूल, सेसपूल मींस अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का, तो यहाँ की क्लीनिंग होनी चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग टू कंट्रोल एयरबॉर्न डिजीज। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को एयरबॉर्न डिजीज है तो उसके कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन मेंटेन करना चाहिए पब्लिक कैटरिंग में। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, उसका कंट्रोल और एलिमिनेशन करेंगे। एग्जाम्पल मॉस्किटो। हम अवॉइड करेंगे स्टैग्नेशन ऑफ वाटर की, एक जगह वाटर इकट्ठा ना हो। रेगुलर क्लीनिंग करेंगे हाउस होल्ड के कॉर्नर्स में। मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स डिचेस में, ड्रेन और स्वैम्प्स में। हम इंट्रोड्यूस करते हैं फिश लाइक गैम्बूशिया। ये जो फिश होती है ना, ये पॉन्ड में हम इंट्रोड्यूस करते हैं और ये फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा पे। डोर्स और विंडोज पे वायर मैश लगा सकते हैं। तो अगर हम ये प्रिकॉशन फॉलो करेंगे तो हम
अवॉइड कर सकते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, और इसका वेक्टर है एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है ताकि वो फाइट कर पाए पैथोजन को, तो इसे इम्यूनिटी कहते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है इनेट और सेकंड होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट नहीं होता है और ये प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर करता है प्रोवाइड टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन आवर बॉडी, ताकि फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाए, तो ये बैरियर प्रोवाइड करता है। और 4 तरह के बैरियर होते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। जो फिजिकल बैरियर है उसमें जो स्किन है वो मेन क्या है? बैरियर है। जो स्किन है वो माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देता है। सिमिलरली क्या होता है? जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक की, उसमें ना म्यूकस की कोटिंग होती है, और ये जो म्यूकस की कोटिंग होती है ना वो ट्रैप कर सकता है माइक्रोब्स को। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? कुछ सिक्रीशन होती है जैसे एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई, और ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को। थर्ड है सेलुलर बैरियर। इसमें फैगोसाइट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को खा सकते हैं। ये WBC के पार्ट हो सकते हैं जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो PMNL न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, मोनोसाइट हो सकते हैं, नेचुरल किलर सेल जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, या तो ये टिश्यू में प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे मैक्रोफेजेस। फोर्थ है साइटोकिन बैरियर। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना वो क्या करता है? सिक्रीट करता है कुछ प्रोटीन जिसे इंटरफ्रॉन्स कहते हैं, और ये जो प्रोटीन है ना वो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरल इन्फेक्शन से। तो ये मैसेज सेंड करता है ताकि नॉन इन्फेक्टेड सेल वायरस से बच जाए। सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन इम्यूनिटी आती है, और ये डेवलप होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, तो इसमें कुछ मेमोरी सेल्स बनते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट इंकाउंटर ऑफ पैथोजन, जब फर्स्ट टाइम पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी प्रोड्यूस करती है प्राइमरी रिस्पॉन्स, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जो लो इंटेंसिटी का होता है, और साथ में मेमोरी सेल्स बनाती है हमारी बॉडी। सेकेंड इंकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन, जब फिर से वो पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में सेकेंडरी और एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, तो हमारी बॉडी ना हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसे प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल्स कहते हैं, एंड टी लिम्फोसाइट जिसे टी सेल्स कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स है वो स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स, और टी लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। 2 तरह के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, तो इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं बी लिम्फोसाइट से, और ये जो एंटीबॉडीज है ये फॉरेन पार्टिकल जर्म से फाइट करते हैं। दीज एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड, तो ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो ईच एंटीबॉडी में ना 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, 2 स्मॉल चेन होती हैं और 2 लार्ज चेन होती हैं। स्मॉल चेन को लाइट चेन कहते हैं और लार्ज चेन को हैवी चेन कहते हैं। तो तभी हम एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। H2 मीन्स 2 हैवी चेन और L2 मीन्स 2 लाइट चेन। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती है हमारी बॉडी में, जैसे IgA, IgM, IgE एंड IgG। सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे CMI भी कहते हैं। इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, तो इसमें टी लिम्फोसाइट ना डायरेक्टली क्या करते हैं? फाइट करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स, इसमें कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती। और जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, मतलब अपने सेल्स और फॉरेन सेल्स में। द CMI कॉज ग्राफ्ट रिजेक्ट, जो CMI है वो ग्राफ्ट रिजेक्ट कर सकता है। जब आप टिश्यू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगाते हो तो उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं, जैसे स्किन। तो CMI ना दूसरे टिश्यू को नॉन सेल्फ पहचान लेता है और उस पर अटैक करता है। सो दैट्स वाई ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उससे पहले टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप की मैचिंग करते हैं, और पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट पे अटैक ना करे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले है एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, तो इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इन होस्ट बॉडी
व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब होस्ट ना एंटीजन को एक्सपोज होता है। एंटीजन होता है लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन जिससे बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है काफ़ी स्लो होता है और फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी टाइम लगता है। दो तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी आ सकती है, या तो आप डिलिबरेटली क्या करोगे, माइक्रोब को इंजेक्ट करोगे ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, या ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो इसे भी हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, तो डायरेक्टली बॉडी को दी जाती है रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, तो इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्लोस्ट्रम जो क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में मदर सिक्रीट करती है, इसमें एंटीबॉडी IgA होता है और ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को। और जो फीटस है वो भी रिसीव करता है एंटीबॉडी IgG फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये बेस्ड होता है ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन, तो पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन ले सकते हैं, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में। एज ए रिजल्ट क्या होगा, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट दिस एंटीजन। और जो वैक्सीन है ना वो साथ में जनरेट करता है मेमोरी B एंड T सेल्स। ये जो मेमोरी B एंड T सेल्स है ना वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को, क्विकली जल्दी से रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। जब नेक्स्ट टाइम पैथोजन आता है तो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करके मैसिव अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। और अगर पर्सन ना इन्फेक्टेड है विद सम डेडली माइक्रोब से इन्फेक्टेड है, तब ना क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन होता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन, तो एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, तो टेटनस और स्नेक बाइट के अगेंस्ट ना हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी वैक्सीन बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन बना सकते हैं यीस्ट और बैक्टीरिया में, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं वैक्सीन का। एग्जाम्पल जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन आजकल होती है यीस्ट से। नेक्स्ट है एलर्जीज। एलर्जीज क्या होता है, ये एक एग्जैचुरेटेड रिस्पॉन्स, काफी बड़ा रिस्पॉन्स होता है ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, तो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। जो एलर्जेंस है वो क्या होता है, जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, जैसे माइट्स इन डस्ट, पोलन एंड एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर क्या होता है, एनिमल की स्किन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के, स्नीजिंग हो सकता है, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ना अगेंस्ट द एलर्जेंस, ये होते हैं IgE। एलर्जी में होता क्या है, इसमें ना रिलीज होता है केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी। अब हम कैसे डिटरमाइन करें कि किससे एलर्जी हुआ, तो पेशेंट को ना एक्सपोज करते हैं या उसे इंजेक्ट करते हैं स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। स्मॉल डोज ऑफ एलर्जेंस से इंजेक्ट करते हैं या उसे एक्सपोज करते हैं और सारी रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, ड्रग ले सकते हैं जैसे एंटीहिस्टामाइन, एड्रीनलिन या स्टेरॉइड्स ले सकते हैं जो रिड्यूस करता है सिम्टम ऑफ एलर्जी। जो अस्थमा है वो भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, एलर्जी से होता है। और जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है ना उसने लोअर कर दिया इम्यूनिटी ऑफ द पीपल और लोग ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं टुवर्ड्स द एलर्जेंस। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। इट इज द कंडीशन, ये एक कंडीशन होता है जिसमें बॉडी अटैक करता है सेल मतलब अपने ही सेल को अटैक करता है ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजन, और इससे ना डैमेज होता है बॉडी को, तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं और सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज होते हैं। अगर लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करेंगे, These are the organ where origin, maturation and proliferation of lymphocyte occur। तो जहां पे lymphocyte बनते हैं, मैच्योर होते हैं और डिवाइड होते हैं, उसे lymphoid organ कहते हैं। दो तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी lymphoid organ, इसमें जो इमेच्योर lymphocyte है डिफरेंशिएट होता है
एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। तो यहां पे क्या होती है, मैच्योरेशन होती है, तो इमेच्योर लिम्फोसाइट क्या बनता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब वो एंटीजन को अब पहचान सकता है। और ये ऑर्गन होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। जो बोन मैरो है ना, इसमें फॉर्मेशन होते हैं सारे ब्लड सेल्स की, और जो थाइमस है वो एक लोब्ड ऑर्गन है, हार्ट के पास प्रेजेंट होता है बीनीथ ब्रेस्ट बोन, और ये लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इसका साइज ओवर टाइम रिड्यूस होता है, और प्यूबर्टी के टाइम भी काफी स्मॉल होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये ऑर्गन है जहां पे क्या होता है, जो मैच्योर लिम्फोसाइट है वहां पे माइग्रेट करते हैं, एंटीजन के साथ ना वो इंटरैक्ट करते हैं, देन प्रोलिफरेट, वहां पे डिवाइड करते हैं, एंड दे बिकम इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल मतलब कि वो अब एंटीजन के साथ फाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसे पेयर पैचेस कहते हैं। अपेंडिक्स जो है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। स्प्लीन की बात करेंगे, ये एक लार्ज बीन्ड ऑर्गन है, इसमें ना लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स दोनों प्रेजेंट है, और ये ना फिल्टर करता है ब्लड को। तो ब्लड में जो भी क्या होते हैं, ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, ताकि वो उससे फाइट कर पाए। और ये लार्ज रिजर्वायर होता है एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का। वेरास जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, वो डिफरेंट पॉइंट में प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, और ये ट्रैप करते हैं माइक्रोब और एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड में, और उसके बाद एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट ताकि वो उनसे फाइट कर पाए। नेक्स्ट है माल्ट। माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये लोकेट करता है लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक के लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा के साथ ही एसोसिएट करता है, और ये 50% लिम्फॉइड टिश्यू बनाता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है एड्स। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम से होता है। इट्स नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज, मतलब ये बाय बर्थ होता नहीं है, लाइफ टाइम में इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स आते हैं। तो जो सिंड्रोम है इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट ये रिपोर्ट हुआ था 1981 में, और ये कॉज होता है बाय HIV। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये एक रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस का मतलब क्या, इसमें RNA जीनोम है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड से हो सकता है, जिस ब्लड में ऑलरेडी HIV प्रेजेंट है उसके ट्रांसफ्यूजन से, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट है हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV। तो किन लोगों को HIV हो सकता है, सबसे पहले उन इंडिविजुअल को जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है। ड्रग एडिक्ट्स को हो सकता है, हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, क्योंकि ये क्या करते हैं, नीडल शेयर करते हैं, तो इससे क्या कर सकते हैं, ज्यादा ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है रिपीटेड, तो उन्हें भी होने के ज्यादा चांसेस हैं। और जो चिल्ड्रन है बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, तो उन्हें भी HIV हो सकता है। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट और टच से ये स्प्रेड नहीं होते हैं, ये सिर्फ स्प्रेड होते हैं बॉडी फ्लूइड से। और इसमें ना टाइम लैग होता है। टाइम लैग मतलब टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो इसमें टाइम लैग हो सकता है फ्यू मंथ से 5 to 10 ईयर्स। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो पर्सन है वो सफर करेगा बाउट्स ऑफ फीवर, उसको फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। HIV के लाइफ साइकिल की बात करेंगे। HIV एंटर्स द बॉडी, उसके बाद जो HIV वायरस है ना एंटर करता है मैक्रोफेजिस में। मैक्रोफेजिस को HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो RNA जीनोम होता है ना वायरस का, वो रेप्लिकेट करता है टू फॉर्म वायरल DNA। तो इसका जीनोम किसका होता है, RNA का बना होता है वायरस का, तो वो DNA में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, RNA DNA में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद जो वायरल DNA बना है ना वो इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट के DNA में। तो मैक्रोफेज का जो DNA है उसके साथ वायरस का DNA जुड़ जाता है, और इन्फेक्टेड सेल जो मैक्रोफेज है वो प्रोड्यूस करता है वायरस पार्टिकल्स। साइमल्टेनियसली साथ में क्या हो रहा होता है,
वायरस एंटर करते हैं हेल्पर टी सेल्स। टी सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स, हेल्पर टी सेल्स में वो एंटर करते हैं। वहां पे भी वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी वायरस। और जो टी सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। सो एज ए रिजल्ट इनकी कंसंट्रेशन कम होने से इम्यूनिटी भी वीक होती है। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है वो इन्फेक्ट हो सकता है माइकोबैक्टीरियम से, वायरसेस से, फंगाई से और पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा से। इसका डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट करते हैं एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट के लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग लेते हैं। इससे ना लाइफ क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग हो सकती है पेशेंट की। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को अबाउट द एड्स। जो ब्लड है ब्लड बैंक का, उसको सेव कर सकते हैं फ्रॉम HIV, इसकी टेस्टिंग करके। यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस यूज करेंगे। एडवोकेट करेंगे सेफ सेक्स और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री कॉन्डम। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, तो ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करेंगे। रेगुलर चेकअप करेंगे फॉर HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, जैसे प्रिजनर्स होते हैं जिनको होने के चांसेस ज्यादा हैं तो उनके रेगुलर चेकअप करेंगे। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर इज एबनॉर्मल और अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर जो मास ऑफ सेल होता है। नॉर्मल जो सेल्स होते हैं ना, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। मतलब जब नॉर्मल सेल बाकी सेल के कांटेक्ट में आता है, उसकी इनहिबिट हो जाती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, तो वो ग्रो नहीं करता जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है। बट जो कैंसर सेल है डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। दे कंटिन्यू टू डिवाइड, वो डिवाइड करते रहते हैं एंड गिव राइज टू मास ऑफ सेल, जिसे ट्यूमर कहते हैं। दो तरह के ट्यूमर होते हैं। पहला है बिनाइन ट्यूमर, इट इज कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, तो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहता है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, तो बाकी पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। कॉज लिटिल डैमेज, तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता बॉडी को। सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल है। ये नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स भी इसे हम कहते हैं। ये ना ग्रो करते हैं रैपिडली, इन्वेड और डैमेज करते हैं सराउंडिंग नॉर्मल सेल को, और उन सेल को ना, नॉर्मल सेल को स्टार्व करते हैं बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, तो वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए कंपीट करते हैं। एज ए रिजल्ट नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है। सेल रिमूव फ्रॉम ट्यूमर, जो ट्यूमर है उसमें से कुछ सेल रिमूव हो जाते हैं। दे रीच अदर साइट, मतलब डिफरेंट ऑर्गन में वो जा सकते हैं वाया ब्लड, एंड दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर, तो उसके बाद नए जगह जाके वहां पे नया ट्यूमर स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, क्योंकि इससे ट्यूमर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजेन भी कहते हैं। पहला है फिजिकल एजेंट, इसमें है आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो ये ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन होती है, जैसे एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी कम होती है, जैसे यूवी रे, ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे टोबैको। बायोलॉजिकल एजेंट में आता है ऑन्कोजेनिक वायरस, ये कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, और इनमें वायरल ऑन्कोजीन्स, तो इनमें ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती है। अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें जो हमारी बॉडी में होता है, उनमें भी सेवरल जीन्स होती हैं, जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जिसे सी ऑन्क कहते हैं, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। नॉर्मली ये एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं, बट अगर एक्टिवेट हो गए सर्टेन कंडीशन में, तो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेल की, मतलब कि सेल को कैंसरस बना देते हैं। नेक्स्ट है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले बायोप्सी करते हैं। ए थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जो कैंसरस टिश्यू है उसका थिन पीस लेते हैं, उसको कट करते हैं थिन सेक्शन में और उसे स्टेन करते हैं। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। जो स्टेन टिश्यू था उसको एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप बाय ए पैथोलॉजिस्ट, मतलब पैथोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो टिश्यू की स्टडी करता है, तो वो डिटेक्ट करेगा कैंसर को। बाकी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। रेडियोग्राफी में हम यूज करते हैं एक्सरे का। सीटी स्कैन कर सकते हैं, विच इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे यूज करते हैं, और हम जनरेट करते हैं 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। MRI भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन का यूज होता है। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज कॉजिंग चेंजेस, और फिजियोलॉजिकल मतलब कोई नॉर्मल चेंज आया है टिश्यू में। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, तो ना हम एंटीबॉडीज डालते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, अगर रिएक्शन शो होता है तो हमें पता चल जाता है कि कैंसर है।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक यूज कर सकते हैं डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स। तो अगर सपोज किसी पर्सन के पेरेंट्स में कैंसर है तो हम उस पर्सन में डिटेक्ट कर सकते हैं जीन्स कैंसरस है या नहीं है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी में ना रेडिएशन देते हैं। ट्यूमर सेल्स आर अरेडिएटेड लीथली, मतलब ट्यूमर सेल्स को रिमूव करते हैं विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स, तो नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं करते। कीमोथेरेपी में कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स यूज करते हैं। इनके ना साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे हेयर लॉस और अनीमिया हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स है वो नॉर्मल हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो वो अवॉइड करते हैं डिटेक्शन इम्यून सिस्टम से। तो हम बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, जैसे अल्फा इंटरफ्रॉन। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को और फाइट करते हैं कैंसरस सेल से। सर्जरी भी कर सकते हैं जिसमें कैंसरस टिश्यू को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। इसमें सबसे पहले हम ड्रग की बात करेंगे और ड्रग में हम बात करेंगे ओपियोइड्स की। जो ओपियोइड्स होते हैं ना ड्रग्स, वो बाइंड करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसकी एग्जांपल है जैसे हीरोइन। जो हीरोइन है उसे कॉमनली स्मैक कहते हैं और इसे डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। ये वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और ऑब्टेन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 OH हैं, तो OH में हम क्या करते हैं, इसकी एसिटाइलेशन करते हैं, तो क्या बन जाता है, हीरोइन बनता है। अब मॉर्फिन कहां से मिलता है, मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है। अब जो हीरोइन है उसे स्नॉटिंग कर सकते हैं, मतलब नेसल पैसेज के थ्रू ले सकते हैं या इसका इंजेक्शन ले सकते हैं। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब क्या, ये स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन को। सेकंड है कैनाबिनॉइड्स। दे इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर इन द ब्रेन। तो ब्रेन में ना कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है, तो उनके साथ ये ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसे इनहेलेशन करते हैं या इसका ओरल इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं इनफ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन हो सकते हैं ऑफ कैनाबिस सैटाइवा। अगर फ्लावर का टॉप लिया जाए, लीफ लिया जाए या उसका रेजिन लिया जाए तो डिफरेंट ड्रग्स बना सकते हैं, जैसे मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा। ये फ्लावर का लीफ है और ये इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। थर्ड है कोका एल्कोलॉइड, जिसे कोकेन भी कहते हैं। ये ऑब्टेन होता है कोका प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये साउथ अमेरिका में ग्रो होता है ये प्लांट, और जो कोकेन है उसे कॉमनली कोक या क्रैक भी कहते हैं। ये स्नॉट किया जाता है, नेसल पैसेज के थ्रू लिया जाता है। ये स्टिमुलेट करता है सीएनएस को, प्रोड्यूस करता है यूफोरिया, एक्सट्रीम सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है और इंक्रीज करता है एनर्जी। जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना डोपामीन, उसके ट्रांसपोर्ट के साथ ये इंटरफेयर भी करता है। अगर एक्सेस डोसेज में कोकेन लिया जाए तो ये हेलुसिनेशन कॉज करता है। अगर हम बाकी प्लांट्स की बात करें, एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा, ये प्लांट भी हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स हैं। और अगर ड्रग्स की बात करें, बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइआज़ेपिन्स, ये जो है ये मेडिसिन की तरह यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। जो मॉर्फिन है वो एक सिडेटिव है, पेन को कम करता है, पेन किलर की तरह काम करता है, तो सर्जरी में यूज होता है। और अगर इन ड्रग का अब्यूज करेंगे ना तो प्रॉब्लम होता है, फिजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के फंक्शन में, एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जो टोबैको है ना उसे स्मोक कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं या उसे स्नफ, उसके पाउडर को नेसल पैसेज के थ्रू ले सकते हैं। इसमें निकोटीन होता है, वो एक एल्कलॉइड होता है। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को और हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। स्मोकिंग से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं। लंग्स का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट का। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, मतलब ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेट हो सकते हैं। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा मतलब एल्वियोलाई है वो डैमेज हो सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। टोबैको च्यूइंग से ओरल कैंसर भी हो सकता है। अगर ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं लोग तो उससे क्या होता है, CO कंटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में इंक्रीज होता है और जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन है ऑक्सी हेमोग्लोबिन वो कम होता है। एज ए रिजल्ट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है बॉडी में। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। ये एक पीरियड और एक प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड जो है वो मैच्योर होता है इन टर्म्स ऑफ हिज एंड हर बिलीफ एंड एटीट्यूड। और ये एक ब्रिज है जो लिंक करता है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को। ये 12 से 18 ईयर्स के बीच में आता है और एडोलेसेंस में ना
ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज हो सकता है। इसके डिफरेंट कॉजेस हैं। पहला है क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए हो सकता है, टेलीविजन, मूवी या न्यूज़पेपर से हो सकता है, टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए, और अगर अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर है तो इससे ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज हो सकता है। नेक्स्ट है एडिक्शन। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है विद ड्रग एंड एल्कोहल, क्योंकि ड्रग और एल्कोहल से क्या होता है, फीलिंग ऑफ यूफोरिया और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है। सो एज ए रिजल्ट उनसे अटैचमेंट हो जाती है। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, अगर बार बार ड्रग का यूज करेंगे तो टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो रिसेप्टर है वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा हाई डोज ऑफ ड्रग से। सो एज ए रिजल्ट ग्रेटर इनटेक होगा ड्रग का और एडिक्शन हो जाएगा। डिपेंडेंस क्या होता है, सपोज कोई पर्सन जो ड्रग ले रहा है उसने एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दिया ड्रग लेना, तो उसकी बॉडी ना मैनिफेस्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक और अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। तो उसमें विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं जैसे एंजाइटी, शेकीनेस, नॉसिया मतलब चक्कर आते हैं, स्वेटिंग आती है, तो उसकी ड्रग पे डिपेंडेंस हो जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। रेकलेस बिहेवियर होता है, वेंडलिज्म मीन्स कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है या वायलेंस हो सकता है। कोमा एंड डेथ हो सकता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरिब्रल हैमरेज। सेरिब्रल हैमरेज में क्या होता है, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है। ड्रग को अगर अल्कोहल के साथ लेंगे तो इससे डेथ हो सकती है। इससे नर्वस सिस्टम और लिवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब लिवर डैमेज हो सकता है। मेंटल और सोशल डिस्ट्रेस हो सकता है फैमिली और फ्रेंड्स को। सोशल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे स्टीलिंग, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, तो एसटीडीज भी क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, वो अफेक्ट करता है फीटस को, तो फीटस की डेवलपमेंट क्या होती है, कम होती है। इसे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहते हैं। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिराइव हो सकता है। नार्कोस्पर्मिया मतलब जो स्पर्म है वो इमोटाइल होंगे, एज ए रिजल्ट फर्टिलिटी कम होगी। मिस यूज ऑफ ड्रग करते हैं एथलीट ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। नार्कोटिक्स यूज कर सकते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिससे मस्कुलर ग्रोथ होती है, डायूरेटिक से वो वेट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, मस्कुलर गेन तो करते हैं बट उनके काफ़ी साइड इफेक्ट भी होते हैं। मेल में एक्ने हो सकता है, एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो सकती है, स्पर्म का काउंट डिक्रीज होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो सकता है, मेल में इनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मूड स्विंग और डिप्रेशन हो सकता है। टेस्टिकल का साइज क्या होता है, टेस्टिस का साइज रिड्यूस होता है। लिवर और किडनी का डिसफंक्शन होता है, मतलब उनका फंक्शन खराब होता है। प्री मैच्योर बाल्डनेस आती है। फीमेल में भी मूड स्विंग और डिप्रेशन हो सकता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है फीमेल में, वॉइस डीप होती है। मैस्कुलिनाइजेशन मतलब मस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जैसे मैन लाइक। इंक्रीज एग्रेसिवनेस होता है। एबनॉर्मल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनलार्जमेंट होता है क्लिटोरिस का। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले पीयर प्रेशर को अवॉइड करें, एजुकेशन और काउंसलिंग की जरूरत है। हेल्प लें पेरेंट्स और पीयर्स से, फ्रेंड्स से। डेंजर साइन को देखें, सीक प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लें। साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, और अगर ड्रग एडिक्शन है तो डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर की रिवीजन समझ आई हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड बाय।